हेलो एवरीवन, यूनिट 10 ऑसिलेशन एंड वेव्स में ऑसिलेशन सीरीज का हम एक और वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा? सिंपल हार्मोनिक मोशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम, टोटल एनर्जी इन एसएचएम, ऑसिलेशंस ऑफ अ स्प्रिंग, सिंपल पेंडुलम, एग्जांपल्स ऑफ एसएचएम। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे अनडैम्प्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में, फोर्स्ड ऑसिलेशंस के बारे में एंड रेजोनेंस के बारे में। अनडैम्प्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस, इसमें पहली चीज आती है फ्री ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस इन विच इफ अ बॉडी capable of oscillations is slightly displaced from its mean position and left starts oscillating with a frequency of its own called as natural frequency are called as free oscillation। सिंपल भाषा में कहें तो अगर एक बॉडी जो कि केपेबल है ऑसिलेशंस के लिए, उसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करके मीन पोजीशन से छोड़ दें तो वो क्या है, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लग जाती है। और ऐसे ऑसिलेशंस को हम फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन होती है न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाय एम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री ऑसिलेशन, सबसे पहला, इफ नो डिसिपेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी वाइब्रेट्स विद अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, सच ऑसिलेशंस आर आल्सो कॉल्ड एज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। जैसे कि यहाँ देखो, इस पे कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं लग रही है, तो इस सिनेरियो में आप देख सकते हो कि इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी भी फिक्स्ड है। इसको अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो ये देखो, ये आपका ग्राफ है अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस का। इसमें आप देख सकते हो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड करता है इनिशियल एनर्जी सप्लाइड टू द ऑसिलेटर पे, एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर आर मास एंड रिस्टोरिंग फोर्स। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहला, वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ अ सितार और ए गिटार व्हेन पुल्ड एंड रिलीज्ड आर फ्री ऑसिलेशंस। दूसरा आता है ऑसिलेशंस ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंबल पेंडुलम डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड रिलीज। ये डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज, तो ये इसके ऑसिलेशंस जो हैं वो फ्री ऑसिलेशंस हैं। वाइब्रेशंस ऑफ द प्रोंग ऑफ ट्यूनिंग फॉक स्टक अगेंस्ट अ रबर पैड, तो ये स्टक करने के बाद ये देखो, इसके जो वाइब्रेशंस हैं वो फ्री वाइब्रेशंस या फ्री ऑसिलेशंस हैं। चौथा आता है अ पर्सन स्विंगिंग इन अ स्विंग विदाउट एनीवन पुशिंग इट इज अगेन अ फ्री ऑसिलेशन। फिर आता है डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस इन विच द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस ग्रेजुअली विद टाइम आर कॉल्ड एज डैम्प्ड ऑसिलेशन। जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है, एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं। Most of the oscillations take place in the presence of dissipating forces like friction, so a part of energy is used in overcoming them. Due to this, the amplitude of such oscillations decreases exponentially with time and eventually they die out। अगर हम इसको x और t में प्लॉट करें तो आप देखो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है। ठीक है। इन डैम्प्ड ऑसिलेशन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कॉन्टिन्यूसली डिसिपेटेड बट द ऑसिलेशन रिमेन्स अपेरेंटली पीरियोडिक, जो आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल देखें अगर हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस के, तो उसमें ये वाला डायग्राम देखिए। ठीक है। हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास है m, जो ऑसिलेट कर रहा है वर्टिकली ऑन ए स्प्रिंग, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया k। ठीक है। द ब्लॉक इज कनेक्टेड टू अ वेन, यानी कि इससे कनेक्टेड है, सबमर्ज्ड इन लिक्विड थ्रू अ रॉड, ये हो गई हमारी रॉड। ठीक है। अब एज द ब्लॉक ऑसिलेट्स अप एंड डाउन, द वेन ऑल्सो ऑसिलेट्स सिमिलरली इनसाइड द लिक्विड। ठीक। The liquid exerts an opposing viscous force on the vane, so the energy of the oscillating system is lost in the liquid as heat, so the amplitude of oscillation decreases continuously with time। Now differential equation of damped SHM होती है m d square x upon dt square plus b dx by dt plus kx is equal to 0, where b is equal to force by velocity and b is called as the damping constant। Now the solution of the differential equation of damped SHM is x is equals to a e to the power of minus bt upon 2m into cos omega dash t plus phi। एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड SHM निकलेगा a dash is equal to a e to the power of minus bt by 2m, where a is the amplitude of the undamped SHM। Now the angular frequency of damped oscillator, that is omega dash, is equal to under root of k by m minus b square by 4m square।
द टाइम पीरियड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा डैश, इसमें हमने ओमेगा डैश की वैल्यू पुट कर दी। If b is small, in that scenario b square upon 4m square is very very smaller than k by m, तो हम इस पूरी की पूरी टर्म की जगह पे k by m लिख सकते हैं। तो हमारे पास t आ जाता है 2 pi अंडर रूट ऑफ m by k। Now the mechanical energy of damped oscillator E is equals to half k a dash square, which is it can be written as half a k a square e to the power of minus bt upon m. Forced oscillations and resonance. Forced oscillations क्या होते हैं? When a body oscillates under the influence of an external periodic force, not with its own natural frequency but with the frequency of the external periodic force, its oscillations are said to be forced oscillation. Simple भाषा में कहें, अगर एक बॉडी अपनी ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बजाय एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रही है, तो उसके जो ऑसिलेशंस हैं उन्हें हम फोर्स्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। The oscillator initially oscillates with its natural frequency omega, लेकिन जब हम external periodic force लगाते हैं, then the oscillations with the natural frequency die out, and then the body oscillates with the angular frequency of the external periodic force. Examples देख लेते हैं। पहला, sound boards of all string instruments execute forced oscillations. दूसरा हम कह सकते हैं when the free end of a string of a simple pendulum is made to oscillate by hand, it executes forced oscillations with the frequency same as that of the periodic force exerted by the hand. तीसरा आता है when the stem of a vibrating tuning fork is pressed against a table, a loud sound is heard as the particles of the table are forced to vibrate with the frequency of the tuning fork. ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं बहुत ही सिंपल और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। आप चाहें तो अपने स्कूल में इन्हें परफॉर्म करके भी देख सकते हैं। यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। Resonance. Forced oscillations in which frequency of the external force is equal to the natural frequency of the oscillator, resulting in large amplitude of oscillations, are called as resonant oscillations, and the phenomena is called as resonance. Simple भाषा में जब आपके external frequency और internal frequency मैच कर जाती है तो amplitude बढ़ जाता है और इस phenomena को resonance कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल से इसे बेटर समझेंगे। सबसे पहले आता है, aircraft designers make sure that none of the natural frequencies at which a wing can oscillate match the frequency of the engines in flight. क्यों? क्योंकि आपका जितने भी मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स हैं उन सब के पास वन और मोर नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, एंड इफ ए स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू ए स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल पीरियोडिक ड्राइविंग फोर्स that matches one of these frequency, resulting oscillations of the structure may rupture it, यानी कि खराब कर सकते हैं। इसीलिए आपका क्या होता है, एयरक्राफ्ट डिजाइनर्स जो हैं ये मेक श्योर करते हैं दैट नन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज एट विच अ विंग कैन ऑसिलेट मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंजन इन फ्लाइट। दूसरा एग्जांपल आता है, मार्चिंग सोल्जर्स ब्रेक स्टेप व्हाइल क्रॉसिंग अ ब्रिज, यानी कि वो मार्च नहीं करते हैं ब्रिज के ऊपर। क्यों भाई? क्योंकि देखो ऐसा है, ये हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द फुट स्टेप मैच कर सकती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिज, जिससे होगा रेजोनेंस, जिसके कारण क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और ब्रिज टूट सकता है। तीसरा, अ वाइन ग्लास इज ब्रोकन बाय द पावरफुल वॉइस ऑफ द ओपेरा सिंगर। इस सिनेरियो में क्या होता है, आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइन ग्लास बिकम्स इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंगर्स वॉइस, and due to the resulting resonance the amplitude of vibrations increases and it breaks the glass. एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट रेजोनेंस हमने कंसिडर किया, हमारे पास है a set of 5 simple pendulums of assorted length suspended from a common rope, ये हो गई कॉमन रोप। ठीक है, पेंडुलम 1 and 4 आर ऑफ द सेम लेंथ और बाकियों की लेंथ अलग अलग है। सेट पेंडुलम 1 इन मोशन, तो उसके कारण क्या होगा, एनर्जी फ्रॉम पेंडुलम 1 गेट्स ट्रांसफर टू अदर पेंडुलम्स थ्रू द कनेक्टिंग रोप एंड दे स्टार्ट ऑसिलेटिंग। The driving force is provided through the connecting rope. इसको समझने के लिए हमने क्या किया है कि ये वाला वीडियो आपको दिखा देते हैं। इसमें देखो हमने पहले को मोशन में लाया, इसके कारण आप देखो बाकी भी धीरे धीरे मोशन में ही आ रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है।
ये और ये सेम तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं और बाकियों के ऑसिलेशन धीरे धीरे हैं। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस फोर्स इज द फ्रीक्वेंसी विद विच पेंडुलम 1 ऑसिलेट्स। पेंडुलम 2, 3 एंड 5 यानी कि 2, 3 एंड 5 first start oscillating with their natural frequency of oscillation and then different amplitudes, but this motion is gradually damped and not sustained। वो दिखाई दे रहा है कि सस्टेन नहीं हुआ। Their frequency of oscillation gradually change and ultimately they oscillate with the frequency of pendulum 1, that is the frequency of the driving force, but with different amplitude। यानी कि oscillate तो कर रहे हैं लेकिन amplitude बड़ा कम कम है, दिखाई दे रहा है आपको। They oscillate with small amplitudes। The response of pendulum 4 is in contrast with this set of pendulums। It oscillates with the same frequency as that of pendulum 1 and its amplitude gradually picks up and becomes very large, जो दिखाई दे रहा है आपको। A resonance like response is seen here as you can see and I hope you understood it। Now is the time for recap। क्या क्या पढ़ा भाई हमने? हमने पढ़ा सबसे पहला फ्री ऑसिलेशंस क्या होते हैं? ऑसिलेशंस इन विच द बॉडी ऑसिलेट्स विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी व्हेन इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। उसमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाय एम। फिर हमने डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या पढ़ा, जिसमें एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो जाता है। फोर्स्ड ऑसिलेशंस जिसमें क्या होता है, बॉडी एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी से मूव करती है। फिर हमने रेजोनेंस पढ़ा जिसमें क्या होता है कि आपका अगर बाहर की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो हम कहते हैं रेजोनेंस हो गया, इसमें एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एग्जाम्पल ये अभी हमने एक्सप्लेन किया ही था। नाउ इज द टाइम फॉर असाइनमेंट। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 6 ही क्वेश्चन है, ट्राई करो, ना आए तो वीडियो को आगे प्ले करके आंसर्स चेक कर लो। चलिए असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन रेजोनेंस। सो रेजोनेंस इज द फिनोमिना ऑफ इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड व्हेन द ड्राइविंग फोर्स इज क्लोज टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर। Question number 2 का A part, earthquakes causes vast devastation. It is interesting to note that sometimes in an earthquake short and tall structures remain unaffected while the medium height structures fall down। इसे explain करना है। तो हम ये कहते हैं कि natural frequency of short structures is higher than the frequency of seismic waves and the natural frequency of tall structures is lower than the frequency of seismic waves, but the frequency of medium height structures is equal to the frequency of seismic waves। तो इसके कारण रेजोनेंस होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये मीडियम हाइट स्ट्रक्चर जो है वो गिर जाएगा। B part, the Tacoma Narrows Bridge at Puget Sound, Washington, USA was opened on July 1, 1940। 4 months later, the bridge collapsed due to winds। इसे explain करना है। तो ऐसा है, winds produced a pulsating resultant force in resonance with the natural frequency of the structure। यानी कि winds की frequency और उस bridge के oscillate करने की frequency match कर गई, इसके कारण resonance हुआ। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, there was a steady increase in the amplitude of oscillation, उसके कारण bridge collapse कर गया। C part, glass windows may be broken by a far away explosion। क्यों भाई? A distant explosion sends out sound waves of large amplitude in all directions। As these sound waves strike the glass window, they set them into forced oscillations। Since glass is brittle, so the glass window breaks as soon as they start oscillating due to forced oscillations। Question number 3, you are riding in an automobile of mass 3000 kg. Assuming that you are examining the oscillation characteristics of its suspension system, the suspension sags 15 centimeter when the entire automobile is placed on it. Also, the amplitude of the oscillation decreases by 50% during one complete oscillation। Estimate the values of the spring constant K and the damping constant B for the spring and shock absorber system of one wheel, assuming that each wheel supports 750 kg। तो given M is 3000 kg, X is 0.15 meter, capital M is 750 kg and A is equal to A naught by 2। ये सब question में given है। Now there are 4 springs in parallel to the support of the mass of the automobile। तो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया 4k, क्योंकि पैरेलल में सीधा ऐड कर देते हैं। नाउ द रिस्टोरिंग फोर्स फॉर द सिस्टम इज F इक्वल टू माइनस ऑफ 4kx, या F की जगह हमने mg लिखा तो mg इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4kx।
इसमें सारी वैल्यूज रखी तो हमें k की वैल्यू निकलती है 50,000 न्यूटन पर मीटर। आगे कंटिन्यू करेंगे बी पार्ट। तो बी पार्ट के लिए एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस a इज इक्वल टू a नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस बी टी अपॉन 2m। इसमें हमने a की जगह a नॉट बाई 2 रखा तो हमारे पास बना a नॉट बाई 2 इज इक्वल टू a नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस बी टी बाई 2m। या हम लिख सकते हैं e टू द पावर ऑफ बी टी अपॉन 2m इज इक्वल्स टू 2। या हम लिख सकते हैं बी टी अपॉन 2m इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 विद द बेस ऑफ e, यानी कि दोनों साइड लॉग ले लिया तो ये इक्वेशन आ गई जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय 4k। वैसे होता है m बाय k लेकिन यहाँ k की जगह 4k आ गया, हम पहले ही बता चुके हैं 4k क्यों हुआ। ठीक है, इसमें हमने वैल्यूज पुट की तो टाइम पीरियड हमारा निकलता है 0.769 सेकेंड। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में हमने t की वैल्यू रख दी और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें b मिलता है 1351.58 kg per second। Question number 4. For the damped oscillator shown, mass m of the block is 200 g, k is 90 Newton per meter, and the damping constant B is 40 gram per second. Calculate the period of oscillation, time taken for its amplitude of vibration to drop to half of its initial value, and the time taken for its mechanical energy to drop to half its initial value. तो क्या क्या गिवन है, m is 200 ग्राम दैट इज 0.2 kg, k is 90, b is 40। ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ के एम इज इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास 4.243 kg per second। as b is very less than under root of km, so time period t is equals to 2 pi under root of m by k। इसमें वैल्यूज रखी तो टाइम पीरियड निकला 0.3 सेकेंड। दूसरे पार्ट के लिए हमारा t हाफ इज इक्वल टू ln हाफ अपॉन b अपॉन 2m। इसमें हमने वैल्यू रखी तो हमारे पास आ गया 6.93 सेकेंड। सी पार्ट के लिए हमने e t half upon e0 is equal to exponential of minus of bt half upon m। इसे हम लिख सकते हैं half is equal to e to the power of minus bt half upon m। इसको हम लिख सकते हैं ln half is equal to minus of bt half upon m, जिसे हम लिख सकते हैं minus of 0.693 is equals to minus of 40 t half upon 200, and that gives t half is equal to 3.46 second। नाउ इज द टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट। गूगल, बिंग, एनसीईआरटी, यूट्यूब सबका धन्यवाद जहाँ से जो चीज़ ली गई। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू पीपल एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑन वेव्स। थैंक यू सो मच।